उत्तर प्रदेश और हरियाणा की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी लोक संपत्ति और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले दंगाइयों से ही नुकसान की भरपाई की जाएगी। उत्तराखंड विधानसभा के गैरसैंण में मानसून सत्र के दौरान पारित हुए लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम 2024 विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। इसके बाद इस कानून के तहत प्रदेश में दर्जन के दौरान आपको बता दें, माफ कीजिएगा, दर्शन के दौरान संपत्ति को नुकसान पहुंचेगा, उसकी भरपाई प्रदर्शनकारियों से ही की जाएगी। जबकि इस कानून के तहत 8 लाख के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस कानून की राज्य सरकार को जरूरत भी थी, क्योंकि राज्य में काफी शांति की थी, लेकिन पिछले कुछ समय से कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि इस कानून के आने से अब ऐसी घटनाओं में भी कमी आएगी। असर पड़ेगा उससे अब देखिए, उत्तराखंड राज्य बहुत ही हमारा एक मेल मिलाप से रहने वाला, प्रेम भाव से रहने वाला राज्य है। यहाँ पर दंगा है, उपद्रव है, आगजनी है, तोड़फोड़ है, इनका कोई स्थान नहीं है। कुछ एक समय पर पहले के समय में हुआ है कि कहीं पर लोगों ने इस प्रकार का प्रयास किया है, राज्य का जो माहौल है वो खराब करने का प्रयास किया है। इसलिए भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं होना तो बहुत दूर की बात, कोई सोचे भी ना है। इसलिए दंगारोधी कानून एक विधेयक के रूप में उसको मान्यता मिल गई है। राज्यपाल महोदय ने भी कल अपनी स्वीकृति उसमें प्रदान कर दी है और इसके लागू होने के बाद अब कभी भी कोई भी दंगा करेगा, तोड़फोड़ करेगा, आगजनी करेगा, सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति का नुकसान करेगा, तो उसके दंगे से होने वाले नुकसान की एक एक पाई की भरपाई उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी। और मैं समझता हूँ ये राज्य के लिए, हमारे लिए जरूरी था और इसके बाद इस प्रकार की घटनाएं पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर के मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम के 5वें राज्य खेल के आयोजन का विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने मार्च पास्ट सलामी ली। एक सप्ताह तक चलने वाली इस खेल प्रतियोगिता में फुटबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, वॉलीबॉल, वुशु, रोलर स्केटिंग, टेबल टेनिस, तीरंदाजी, खो खो आदि 14 खेलों के 6000 खिलाड़ी, खेल अधिकारी और कोच हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए नई नई योजनाओं की शुरुआत की है। सरकार प्रतिभावान खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में भी प्राथमिकता दे रही है, ताकि उत्तराखंड के खिलाड़ी अधिक से अधिक खेलों में रुचि लेकर प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव पर बोलते हुए कहा कि आने वाले समय में भाजपा के पक्ष में रिजल्ट दिखाई देंगे। जिस प्रकार से आज यहाँ पर खेलों का शुभारंभ हो रहा है और खेल की दृष्टि से लगातार आयोजन हो रहे हैं, हमारे जो राष्ट्रीय खेल हैं, उन राष्ट्रीय खेलों की भी अच्छी तैयारी होगी और उसके लिए भी एक अच्छा फील्ड बनेगा। हमारी जो यहाँ की प्रतिभाएं हैं उनको अभी से तैयारी करने का और अच्छा मौका मिलेगा, उनको अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। मैं सभी खिलाड़ियों को, इसके आयोजकों को, हमारे कोचों को, खेल संघों से जुड़े हुए सबको अपनी तरफ से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और खेलों के विकास के लिए, खिलाड़ियों के उत्थान के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। इसलिए हम नई खेल नीति भी लेके आए हैं। खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन के लिए हमने अनेकों काम किए हैं। आउट ऑफ टर्न नौकरी देने की भी व्यवस्था की है। जो खेल कोटा पहले बंद हो गया था वो अभी फिर शुरू किया है। मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना प्रारंभ की है। ऐसी अनेक योजनाएं हम खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि देवभूमि के साथ साथ उत्तराखंड खेल भूमि बने, इसके लिए हम काम। सर, स्टार प्रचारक के रूप में आप हरियाणा भी गए, कश्मीर भी गए, किस तरह का माहौल लग रहा है सर? जिस तरह से जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव, जम्मू कश्मीर में पहली बार धारा 370 हटने के बाद चुनाव हो रहे हैं। ये जम्मू और कश्मीर दोनों के लोगों के लिए बहुत ऐतिहासिक चुनाव है। वहाँ चुनाव को लेकर, लोकतंत्र की बहाली को लेकर लोगों में अपार उत्साह है और मोदी सरकार ने जो धारा 370 वहाँ पर समाप्त की है, उसके बाद वहाँ पर जो शांति स्थापित हुई है, कानून का राज स्थापित हुआ है, पत्थरबाजी की घटनाएं, आतंकवाद, अलगाववाद, जिहाद की घटनाएं कम हुई हैं। वहाँ पर्यटन बढ़ा है, विकास तरक्की की ओर तेजी से बढ़ा है। लगभग 70,000 करोड़ से अधिक का वहाँ पर निवेश आया है। पर्यटन 2.5 गुना से भी ज्यादा बढ़ा है और इन सालों में लोग जो भयक्रांत रहते थे, शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं। तो ये सब जो अंतर है वहाँ की जनता देख रही है, इसलिए लोग वहां पर मोदी जी का और डबल इंजन की सरकार चाहते हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की वर्चुअल अध्यक्षता में शनिवार शाम को सचिवालय में अचानक मंत्रिमंडल की बैठक की गई। बैठक में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, गणेश जोशी, प्रेमचंद्र अग्रवाल, रेखा आर्य शामिल रहे। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने वर्चुअल रूप से प्रतिभाग किया। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के मुताबिक बैठक में 16वें वित्त आयोग और 4 धाम यात्रा पर फिर आपको बता दें शुरू करने को लेकर चर्चा की गई है। मुख्य रूप में आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से जो मामला चल रहा है उसको देखते हुए लीगल रेमेडी पर चर्चा करते हुए सब कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि साल 2001 से सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल रहा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों को बेसिक पे देने की बात कही थी, लेकिन उत्तराखंड सरकार से ही दैनिक वेतन भोगियों को बेसिक पे दे रही है। हालांकि अब इस मामले पर 24 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, जिसको लेकर कैबिनेट में चर्चा की गई है। इस मामले को लेकर सब कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी में कौन कौन लोग होंगे ये मुख्यमंत्री तय करेंगे। कैबिनेट बुलाई गई, क्या मुद्दा रहा, क्या चर्चा हुई? वेतन का मामला था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उसी क्रम में आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी और उसमें विधि की राय ली जा रही है और माननीय मुख्यमंत्री ने एक सब कमेटी का गठन करना है कैबिनेट की और उसके बाद जो होगा उसको लेकर शुरू को बोलेंगे। ठीक 2001 से मामला चल रहा है जिसमें कर्मियों को कई माननीय उच्चतम न्यायालय ने बेसिक पे देने की बात कही थी, तो वो हम उन लोगों को दे ही रहे हैं। तो उसी पे लेकर के जो 24 तारीख है उसको लेकर भी चर्चा हुई है। सर, कोई सब कमेटी का इसमें गठन हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है? जी हाँ, उसमें सब कमेटी का गठन किया जाएगा और दूसरा जो आपने कहा जो लीगल रेमेडी है उस पर लेकर चर्चा हुई है। सब कमेटी के प्रारूप पे तो चर्चा हुई है, किसकी अध्यक्षता? ये प्रारूप ये मुख्यमंत्री का अधिकार है, मुख्यमंत्री जी सब कमेटी में तय करेंगे कौन रहेगा कौन बनेगा। सर, एक जानकारी उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से आरक्षण विरोध करती रही है। राहुल गांधी कभी कभी अपनी सभी सीमाएं पार कर देते हैं। साथ ही आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर ओबीसी वर्ग के साथ ही सनातन धर्म का भी अपमान किया है। हाल ही में उन्होंने झूठ बोलने का काम किया है, जिसे साफ झलकता है कि कांग्रेस आरक्षण समाप्त करना चाहती है। हाँ, मैंने आज प्रेस वार्ता की और दुख है मुझे इस बात का कि मेरे देश का विपक्ष का नेता, मेरा एलओपी, विदेश में जाकर विदेश की धरती पर उन बातों की बात करता है जिनमें सच्चाई अगर देखी जाए तो न के बराबर। कि शायद कांग्रेसी का पुराना इतिहास बदल रहा है और राहुल गांधी अब नए मोड़ पर आ गए हैं। अभी चंद दिनों पहले वो अमेरिका गए और वाशिंगटन डीसी में जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय में छात्र और शिक्षकों से बात करते हुए अपनी जिस सोच, जिस विचार और जिस भावना का परिचय दिया। संविधान उन्हें तब याद नहीं आया, अपना इतिहास पढ़ लेते अगर 6 वर्ष के लिए न्यायालय निष्कासन करता है तो 25 जून 1975 को आपातकाल लगा करके किसकी धज्जियां उड़ाई गई, कौन अपमानित हुआ, किसको मानने से मना हुआ, तो सारी किल्ली संविधान की। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हिमालयन ऑर्गेनिक रेमी के लिए अल्मोड़ा में पायलट प्रोजेक्ट बनाने की बड़ी बात कही है। अल्मोड़ा में आपको बता दें कि अपने घर पहुंचे टम्टा ने कहा कि हिमालयन ऑर्गेनिक रेमी से रेशा निकालकर इसकी आपको बता दें कताई बुनाई कर मार्केट भेजने के लिए काम किया जाएगा। अजय टम्टा ने यह भी कहा कि हिमालयन ऑर्गेनिक रेमी की खेती हाई एल्टीट्यूड क्षेत्रों में की जाती है, जिसको देखते हुए उन्होंने भी अपने घर में हिमालयन ऑर्गेनिक रेमी की खेती कर इसे उगाया है। टम्टा ने कहा कि प्राकृतिक फाइबर देने वाला ये पौधा मजबूत व टिकाऊ फाइबर कपड़े बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। उत्तराखंड में किसानों को हिमालयन ऑर्गेनिक रेमी की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे किसानों को कई तरह से फायदा होगा।
रेमी पे काम कर रहा हूँ, बहुत सारे नेचुरल फाइबर पर काम कर रहा हूँ। इसमें हमने एक ये हिमालयन ऑर्गेनिक रेमी, जो कि खुद मेरे घर के अंदर ही मैंने घर के खेतों पे ही इसको लगाया है और काफ़ी टाइम से मैं इस पर रिसर्च भी कर रहा हूँ, बहुत काम कर रहा हूँ। मेरे कुछ साइंटिस्ट मित्र हैं, उन लोगों के सहयोग से भी हमने इसको काम किया है। ये रेमी का रेशा है, ये रेशे को हम इसके अंदर फाइबर है, इस फाइबर पे इस खेती पर भी बहुत सारी जगह खेती करते हैं लोग, नॉर्थ ईस्ट में भी खेती करते हैं। चूँकि ये मॉइस्चर लेता है तो इसलिए ये हिमालय मतलब हाई अल्टीट्यूड में ही ज़्यादा अच्छा होता है और जितना हाई अल्टीट्यूड में होगा उतना फाइन रेशा इसमें निकलेगा। और ये फाइन रेशा निकलने के बाद हमने इसकी जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को करने के बाद पहली बार इतना फाइन फाइबर हमारा निकला है, जो कि कपड़ा बनाने के लिए, हर प्रकार के कपड़े के लिए सबसे बहुत बेहतरीन है। और ये होलो फाइबर है, और होलो फाइबर होने के कारण से जो ठंडी क्लाइमेट में जो हाई अल्टीट्यूड में लोग रहते हैं उनके लिए भी ये कपड़ा अपने आप में बहुत गर्मी के लिए अच्छा रहेगा। और भी बहुत सारे मेडिकली हम इसको यूज कर सकते हैं। और ये आने वाले टाइम में, चूँकि ये खेती है, ये साल में 2 बार हमारे किसान भाई काट सकते हैं। इसके पत्ते में बहुत हाई प्रोटीन होता है और ये गाय भैंस और हमारे जानवरों के लिए बहुत अच्छी डाइट है और इससे स्वस्थ और दुधारू बढ़ता है हमारी जो गाय भैंस है। और उसके रेशे से हम जो है अपना कपड़ा बना सकते हैं। अब ये मैंने पायलट प्रोजेक्ट किया है और मेरे साथियों ने भी किया है और इसको अब हम प्रोसेस पे हम आ गए हैं। इसलिए मैंने आज प्रेस भी की है कि जब तक हमारा काम पूरा नहीं होता है, मगर अब हमारा सक्सेस अच्छा रेट है। अब इसको हम अल्मोड़ा में कहीं पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको स्थापित करेंगे, यहीं इसको हम डिगमिंग करेंगे, यहीं इसकी प्रोसेसिंग करेंगे, इसी में स्पिनिंग करेंगे, यहीं वीविंग करेंगे, यहीं से नीटिंग करके इसको डाइंग बना करके आगे को मार्केट कर सकते हैं। खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी के महिला डिग्री कॉलेज में आयोजित वार्षिकोत्सव छात्रा संघ समारोह में राज्य के दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा पहुंचे, जहां उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। दूसरी तरफ दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा के फरार होने पर दुग्ध मंत्री ने कहा कि सरकार ने पूरी तत्परता से कार्रवाई की है। महिला द्वारा जैसे ही दुग्ध अध्यक्ष पर आरोप लगे हैं, उसके तत्काल बाद 24 घंटे के अंदर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पॉक्सो एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि उनके घर में मुनादी कार्रवाई की गई है और कल उनके घर की कुर्की भी हुई है। विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोप गलत हैं। सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। नहीं, देखिए ये कहना कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि जैसे ही पुलिस के संज्ञान में ये मैटर आया 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करी गई है। उसके बाद पॉस्को की उसमें ऐड की गई है दफ़ा, और उसके साथ साथ लगातार कुर्की की कल जो है कार्रवाई करी गई है। हमारे सरकार में वो मनोनीत थे अध्यक्ष फेडरेशन के, उनको वहाँ से हटाया गया है। तो देखिए, सरकार का एक स्पष्ट मत है कि कभी भी महिला के ऊपर कोई भी आरोप, और स्पेशली जब महिला के ऊपर कोई आरोप का संज्ञान लिया जाता है तो उस पर सरकार बहुत स्ट्रिक्ट है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, चाहे वो किसी भी पार्टी का सदस्य हो। सरकार बचाने का प्रयास कर कैसे बच रही है? उसके ऊपर पॉस्को का एक्ट लग गया, उसको कोर्ट से स्टे मिला था 17 तक, उसको अरेस्टिंग स्टे था, स्टे हटा है। पुलिस ने टीम गठित करी है, उसके घर में आपने कल देखी मुनादी भी करी गई, सामान भी उठा के पुलिस ले गई। तो पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और मुझे उम्मीद है कि जो सच है वो सामने आएगा। हाईकोर्ट ने राज्य आंदोलनकारियों को उत्तराखंड सरकार की ओर से 10% क्षैतिज आरक्षण देने संबंधी एक्ट को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को 6 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने पूछा है कि आरक्षण किस आधार पर तय किया है, उसका डेटा पेश करें। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा है कि इस आदेश की प्रति लोक सेवा आयोग को भेजें ताकि आगे की कार्यवाही न हो सके। हालांकि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तत्काल इस एक्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि उत्तराखंड को बनाने के लिए राज्य आंदोलनकारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और लंबे समय से इसकी मांग चल रही थी, जिसको पूरी तैयारी के साथ धरातल पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री ने कार्य किया है।
देखिए, हमारे उत्तराखंड को बनाने के लिए हमारे आंदोलनकारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, तब जाके हम यहाँ उत्तराखंड में बहुत शांति प्रिय तरीके से रह रहे हैं। तो इन आंदोलनकारियों को एक ये कई समय से चली आ रही चीजें थी कि आंदोलनकारी अपने लिए आरक्षण की मांग कर रहे थे, उसको धरातल पर उतारने के लिए हमने भी इनसे वादा किया था। उसी के तहत हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इनको 10% का आरक्षण करा है। तो इसी के तहत और इसको लागू करने से पहले प्रवर समिति का भी गठन किया गया था, सारी बातें हुई थी, उसके बाद इस कानून को लाया गया। हल्द्वानी गौला पुल की अप्रोच रोड आपको बता दें कि विगत दिनों बरसात में बह जाने के बाद से पुल में आवागमन बंद है, जिस वजह से गौलापार, चोर गलिया, खटीमा, टनकपुर सहित पर्वतीय इलाकों की तरफ हल्द्वानी से बाईपास होकर जाने वाला पूरा यातायात बाधित है। कांग्रेस तथा अन्य सामाजिक संगठन पूर्व में 2 बार प्रशासन को पुल के जल्द खोले जाने और वैकल्पिक मार्ग बनाए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन दे चुके हैं। बावजूद इसके अभी भी पुल का स्थलीय निरीक्षण ही हो रहा है। इन्हीं के मद्देनजर आज कांग्रेस ने गौलापार गौला पुल के पास चौराहे में विशाल धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। धरना प्रदर्शन में जहां कांग्रेस के सारे दिग्गज एक साथ धरने पर बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन, NHAI और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गौला पुल की जो स्थिति सबके सामने है और दूसरा हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जो टूटने के कगार पर है, इन दोनों चीजों को लेकर के मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसका कोई मतलब नहीं है जनता की जो समस्याओं का निराकरण करने का। वो आखंड जो है इसमें भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, तमाम बजट का दुरुपयोग हो रहा है, अधिकारियों से वसूली हो रही है और अधिकारी उनकी बात मान नहीं रहे, जिसका परिणाम है कि इस तरह की घटनाएं हो रही है। क्योंकि ये घटना अभी की नहीं है, पहले से भी इसमें विभागीय अधिकारियों को, नेताओं को, माननीय मुख्यमंत्री कई बार इधर उधर जाते हैं, उनको तो संज्ञान में होगा कि बरसात में गौलापार का पुल में खतरा हो सकता है, तो उसका ट्रीटमेंट उससे पहले हो जाना चाहिए। इसी तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय बस हमारा स्टेडियम है, उसमें जो खतरा पैदा हुआ है या कुछ हिस्सा उसका टूट गया है, उसको रोकने का काम भी पहले कर सकते हैं। ठीक बरसात में उसमें 60-65 लाख रुपया खर्च करके बनाएंगे, तटबंध बनाएंगे, वो बोला आई तो बहा ले गई। उसी तरह से इसमें नुकसान हुआ है। पूरे प्रदेश की स्थिति इस समय ऐसी है कि ऐसा लगता है कि प्रदेश के अंदर कोई सरकार है ही। तमाम जहाँ जहाँ आपदा आई है, आपदा में एक भारी बरसात के कारण गौला पुल यहाँ पे अप्रोच क्षतिग्रस्त हुई है। बाकी स्टेडियम को जो क्षति हुई है, इसके संबंध में आज एक ज्ञापन दिया गया है और अस्थायी मार्ग चालू करने के साथ साथ पुल को भी शीघ्र चालू करने की मांग की गई है। इस संबंध में यही अवगत कराना है कि वन विभाग द्वारा अस्थायी मार्ग चालू करने के लिए यहाँ पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और NHAI द्वारा IIT रुड़की से तकनीकी सलाह लेने उपरांत शीघ्र ही कार्य प्रारंभ करने की कार्य योजना तैयार की जा रही है। जैसे ही वन विभाग का मार्ग तैयार होता है, इसको अस्थायी रूप से यातायात हेतु खोल दिया जाएगा। वैकल्पिक मार्ग जो पूर्व में यहाँ पे से ट्रैफिक चलता था गौला पुल से नीचे, तो उसी को वन विभाग द्वारा तैयार किया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि शीघ्र ही उसको तैयार कर दिया जाए। जैसे ही वो तैयार हो जाएगा तो इसमें यातायात चालू कर दिया। उसके अलावा क्या बोला जाएगा? देखिए, अभी क्योंकि पुल प्रचंड बहुमत की सरकार है और सरकार की संजीदगी नाम की कोई चीज नहीं है। आपदा में भी पर्यटन है और आपदा में भी अवसर है। ये आज सरकार का एजेंडा है कि आपदा में कैसे अवसर निकाला है। विषय यह है कि 4 वर्ष पूर्व 10 करोड़ रुपए लगा, वो ना आपका पैसा था, ना वो मेरा पैसा था, ना धरने में बैठे लोग, वो इस प्रदेश के महान जनमानस की गाड़ी कमाई के टैक्स का पैसा। आज सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि उस 10 करोड़ के बंदरबाट जो उस वक्त हुई, उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? उन अधिकारियों पे क्या कार्रवाई होगी? हम आज सबसे बड़ी मांग ये है कि हम धरने पर बैठे हैं, देर सवेर पुल बनेगा, लेकिन ये नेशनल हाईवे है, कुमाऊं की लाइफलाइन है, हमारी आर्थिकी का मुख्य केंद्र है। हमारी अब मांग ये है कि ये प्रचंड बहुमत की डबल इंजन सरकार को इसको 2 लेन का जो पुल है, इसको 4 लेन बनाना चाहिए और हम अब लड़ाई 4 लेन की लड़ाई, क्योंकि ये नेशनल हाईवे है,
हम देखते हैं किस तरीके से हमारे कुमाऊं में नैनीताल से लेकर हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में आए दिन यहाँ पर हमें जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। कृषि प्रधान क्षेत्र है। ये जो भ्रष्टाचार और माफिया राज इस प्रदेश में हावी है उसका ये प्रतीक है। ये गौला पुल में जो भ्रष्टाचार हुआ, 9 करोड़ 65 लाख रुपए की मिट्टी भर दी इन्होंने। एक आरसीसी का कॉलम उसमें नहीं है, मिट्टी भरी हुई है। और ये अधिकारी हमें ये बताना चाह रहे हैं कि 9 करोड़ 65 लाख रुपए का टेंडर हुआ है। भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का काम भी सरकार कर रही है। बलात्कार में संलिप्त जो लोग हैं उनको संरक्षण देने का एक कार्य कर रही है। माफियाओं को, विधायक का भाई 45 लाइव राउंड के साथ नेपाल सीमा में पाया जाता है और हल्की जमानत में उसे छोड़ दिया जाता है। स्टेडियम की हालत देखिए। अंतर्राष्ट्रीय पहचान क्षेत्र को दिलाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय पहचान यहाँ पे खेल और खिलाड़ियों और जो हमारे युवा साथी हैं उनको ये एक्सपोजर मिले कि अंतर्राष्ट्रीय खेल यहाँ पे हो सके, उस सोच के साथ स्टेडियम बनाया गया। जनता को समर्पित करेगी ये योजना। आज उसका हालत देखिए, खेल तो आप करा नहीं पाए, उसके स्टेडियम को ही खतरा आ गया है, भूकटाव हो रहा है। 1 करोड़ रुपए वहां बह गया, 10.5 करोड़ रुपए ऐसे बह गए, स्वाहा हो गए 2 दिन की बारिश में। और प्रदेश इतने कर्जे में डूबा है, कैसे हमारा प्रदेश इससे उबर पाएगा। यहाँ के जो काश्तकार हैं अपनी सब्जियां खेतों में फेंक दे रहे हैं। यहाँ पे जो लोग हैं उनकी जो आवाजाही है वो दुगनी तिगने दामों में अब हल्द्वानी तक पहुंच पा रहे हैं और इनको कोई चिंता नहीं है। प्रभारी मंत्री आ रही है खली के कार्यक्रम में, यहाँ नहीं आ रही। प्रभारी मंत्री तो अभी तक नहीं। मेरे साथ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।